इस हफ्ते भारतीय राजनीति में जो कुछ हुआ वो किसी भूचाल से कम नहीं था। पार्टियों के अंदर टूट से लेकर वैश्विक मंच पर टकराव तक कई ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने हमारे राजनीतिक और संस्थागत ढांचे को परखा। तो आइए समझते हैं कि असल में हुआ क्या। शुरुआत करते हैं राघव चड्ढा के इन शब्दों से। ये शब्द सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि उस बड़े सियासी ड्रामे की तरफ इशारा करते हैं जिसने इस हफ्ते दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन से जन्मी थी, उसी के अपने घर में एक बहुत बड़ी बगावत हो गई। और ये सिर्फ कुछ नाराज नेताओं की बात नहीं थी, ये एक बड़े पैमाने पर हुआ दल-बदल था। राघव चड्ढा की अगुवाई में पार्टी के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के ज्यादातर सदस्यों ने एक साथ पाला बदलने का ऐलान कर दिया। ये एक बहुत सोची समझी चाल थी, क्योंकि हमारे दल बदल विरोधी कानून के हिसाब से अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द होने का खतरा टल जाता है। और देखिए, ये जो नाम हैं, ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं हैं। इस लिस्ट में पार्टी के मुख्य रणनीतिकार और जाने माने चेहरे तक शामिल हैं, जो इस टूट को आपके लिए और भी ज्यादा बड़ा झटका बनाता है। और बस इसके फौरन बाद ही शुरू हो गया आरोप प्रत्यारोप का एक लंबा दौर। आपने इसे सीधे सीधे ऑपरेशन लोटस कहा और भाजपा पर उनकी पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ बगावत करने वालों का कहना था कि ये सिद्धांतों की लड़ाई है। तो दिल्ली में पार्टी की इस अंदरूनी खींचतान से आगे बढ़ें तो कहानी एक और बहुत बड़े मुद्दे की तरफ मुड़ जाती है। एक ऐसा मुद्दा जो हमारे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े करता है। पश्चिम बंगाल से चुनाव आयोग ने एक ऐसा आंकड़ा जारी किया जिसने सबको चौंका दिया। पहले चरण में 92.88% वोटिंग। अब पहली नज़र में तो ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लगती है ना? लेकिन रुकिए, राज्य की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी ने फौरन इस पर सवाल खड़े कर दिए। उनका दावा था कि ये जो प्रभावशाली नंबर दिख रहा है, ये असल में सिर्फ आंकड़ों का एक खेल है और सच्चाई कुछ और ही है। और ये रही उसकी वजह। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। आप साफ साफ देख सकते हैं कि वोटिंग प्रतिशत में तो लगभग 9% का उछाल आया, लेकिन असल में वोट डालने वालों की जो कुल संख्या थी वो 2021 के मुकाबले थोड़ी कम हो गई। तो सवाल यह है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है? इसका जवाब छिपा है वोटर्स की कुल संख्या में। असल में वोटिंग लिस्ट में बदलाव के बाद कुल वोटर्स की संख्या ही घट गई। इसका मतलब ये हुआ कि कम वोट पड़ने के बावजूद प्रतिशत का आंकड़ा अपने आप बढ़ गया और विपक्ष ने इसी आंकड़ों के खेल पर सवाल उठाया। अच्छा, ये तो हुई पश्चिम बंगाल की बात। अब चलते हैं हजारों किलोमीटर दूर गुजरात, जहां एक अलग ही चुनावी विवाद सुलग रहा था। लेकिन इस बार मुद्दा प्रतिशत का नहीं, बल्कि फर्जी वोटर्स के आरोपों का था। विपक्ष ने ये तस्वीर जारी की और जो दिखाया वो सच में हैरान करने वाला था। एक ही चेहरा, एक ही पता पर 5 अलग-अलग वोटर आईडी। उन्होंने सवाल उठाया कि आज के डिजिटल युग में इतनी बड़ी चूक आखिर हो कैसे सकती है, जिससे चुनावी धांधली की आशंकाएं और गहरी हो गईं। तो एक तरफ बंगाल के आंकड़े, दूसरी तरफ गुजरात में ये फर्जी वोटर्स, और इन सब सवालों ने मिलकर एक ही संस्था को कटघरे में ला खड़ा किया, भारत का चुनाव आयोग। वही संस्था जिस पर निष्पक्ष चुनाव कराने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और इसका जवाब क्या मिला? जवाब में 73, जी हाँ, 73 विपक्षी सांसदों ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग चलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ये प्रस्ताव लाने के लिए जरूरी संख्या से कहीं ज्यादा था, जो विपक्ष के गुस्से को साफ दिखाता है। ये उनकी पहली कोशिश नहीं थी, बल्कि दूसरी थी, और इस बार वो ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर और ज्यादा ठोस आरोपों के साथ आए थे। ये साफ था कि वो इस मामले को आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ये जो संस्थाओं पर दबाव था, वो सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं था। बिहार में तो ये लड़ाई विधानसभा के अंदर एक बहुत ही पर्सनल और कह सकते हैं कि एक विस्फोटक अंदाज में सामने आई। एक बहुत अहम विश्वास मत के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नए मुख्यमंत्री पर ये तीखा तंज कसा। उन्होंने इशारा किया कि मुख्यमंत्री असल में उनके पिता और राजनीतिक दुश्मन लालू प्रसाद यादव के ही बनाए हुए नेता हैं। बिहार की राजनीति में ये एक बहुत गहरा और व्यक्तिगत वार माना जाता है।
अब जाहिर है मुख्यमंत्री भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने भी उतने ही तीखे अंदाज में पलटवार किया और देखते ही देखते बहस मुद्दों से भटक कर निजी हमलों पर आ गई, जिसमें एक दूसरे की काबिलियत और उम्र पर सवाल उठाए जाने लगे। और देखिए, एक तरफ जब भारत इन घरेलू राजनीतिक लड़ाइयों में उलझा था, ठीक उसी वक्त अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बहुत बड़ा संकट गहरा रहा था। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया था। राष्ट्रपति ट्रंप का ये सीधा सीधा आदेश था, एक ऐसा आदेश जिसने डिप्लोमेसी की सारी गुंजाइश ही लगभग खत्म कर दी। ये एक तरह से देखते ही गोली मारने का आदेश था, जिसने पहले से ही अशांत खाड़ी क्षेत्र में एक बड़े टकराव का खतरा पैदा कर दिया। और इसके बाद तो घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला। पहले अमेरिका ने एक और जंगी जहाज भेजा, फिर इजराइल ने कह दिया कि वो जंग के लिए तैयार है, और जवाब में ईरान ने भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए। ऐसा लगा कि पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली हैं। तो ये सब हमें कहाँ ले जाकर खड़ा करता है? एक तरफ पार्टियों के अंदर वफादारी टूट रही है, दूसरी तरफ चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं, और ऊपर से ये अंतर्राष्ट्रीय तनाव। ये सारी घटनाएं एक ही परेशान करने वाले सवाल की ओर इशारा कर रही हैं, क्या हमारे सिस्टम इस बढ़ते दबाव में बिखर रहे हैं? और आखिर में हम आपको कार्टूनिस्ट इरफान की इस तीखी टिप्पणी के साथ छोड़े जाते हैं, जो शायद इस पूरे हफ्ते की कहानी का निचोड़ है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा है। क्या हमारी संस्थाएं जनता की सेवा कर रही हैं या सिर्फ कुछ ताकतवर लोगों की इच्छा पूरी कर रही हैं? इस पड़ताल में शामिल होने के लिए शुक्रिया।